एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं बीपीएससी की एग्जाम 2 दिन के बाद होने वाला है, तो जो साइंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उसमें कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे जो बीपीएससी या यूपीएससी में करंट में जो आए हुए क्वेश्चन है, वहीं से कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप भी करेंगे। चूंकि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है, ठीक है। वो पुराना ट्रेडिशनल रटा रटाया वाला क्वेश्चन तो आने से रहा, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा सभी को। तो बेटर रहेगा कि जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, अगर उनको लगता है कि साइंस का क्वेश्चन वो छोड़ देंगे तो वो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस बहुत ज्यादा रह रहा है। जैसा कि जब एग्जाम हुआ था लास्ट, जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, जो टीचर वाला एग्जाम हुआ, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के, ठीक है, अब आपको ना हर पीवाईक्यू मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको अपना कॉन्सेप्ट लेके जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं रख गया ना इसका आंसर ए इसका आंसर बी, ये रट के कोई फायदा है नहीं। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा तो बिल्डअप करना पड़ेगा। तो बस आज लास्ट का डे है, आज साइंस का दिन था, आज हम लोग सुबह से साइंस ही देख रहे थे। तो अब लास्ट जो क्वेश्चन का सेट है वो देखते हैं हम लोग। और अगर आपको लगता है कि साइंस का क्वेश्चन छोड़ के आप क्वालिफाई कर सकते हैं तो वो अलग बात है, बट साइंस का क्वेश्चन छोड़ने लायक होता नहीं है। जैसे कि देखो हर एक क्वेश्चन पर ना डिस्कस करते हुए चलते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बीपीएससी 65 का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ था इनमें से कौन स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो ये कितनों रटोगे, क्वांटिटी, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मतलब जो फिजिक्स पढ़ा होगा, जो फिजिक्स में ऑनर्स भी किया होगा, उसको ये पता होगा कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगर सब क्वांटिटी का नाम रटना शुरू कर दे तो मालूम पड़ेगा साल भर हम लोग नाम ही रट रहे हैं। नहीं, वैसे मत पढ़ो। देखो 2 क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, ठीक है। 2 तरह का क्वांटिटी होता है, एक कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी, एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। 2 नाम है, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक है स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में अगर बात करें इसको कहते हैं हम लोग सदिश राशि और इसको कहते हैं हम लोग अदिश राशि, ठीक है। अदिश और सदिश मतलब दिशा के साथ, ये हुआ दिशा के बिना। बात समझ में आया? दिशा के साथ मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करने में डायरेक्शन देना जरूरी पड़े तो उसको कहेंगे वेक्टर, और अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करने में डायरेक्शन की आवश्यकता ना पड़े तो उसको कहेंगे हम लोग स्केलर। जैसे कि मान लो किसी वस्तु का वजन अगर 50 किलो है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी वस्तु के वजन पर, मास पर, ठीक है, द्रव्यमान जो है वो हमने ले लिया 50 किलो, तो क्या 50 किलो को डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता है? मतलब उत्तर की ओर जाएंगे तो 50 किलो, दक्षिण की ओर जाएंगे तो 60 किलो हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। यानी कि मास जो है उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही मान को बात करते हैं टाइम का। अगर बात करते हैं हम लोग टाइम का, समय, तो समय को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब घड़ी को हम इस ओर रखे हुए हैं तो डायरेक्शन कुछ और होगा, मतलब टाइम कुछ और हो जाएगा, और उस ओर कर देंगे तो टाइम कुछ और नहीं होगा। यानी कि इसको भी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी, वेग, अगर हम बोलते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, चलो अच्छी बात है। यहां पर 2 नाम आएगा, वेलोसिटी और स्पीड। अगर हम बोल रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं? ये केवल हम स्पीड बता रहे हैं, उसका केवल वैल्यू बता रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई वस्तु दौड़ रहा है तो उसकी चाल निकल के, इसको हिंदी में कहेंगे चाल और इसको हिंदी में कहेंगे वेग। दोनों में देखो अंतर है। चाल में केवल तुमको उसका वैल्यू पता चला कि 5 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन अगर हम बोल दें यहां पर कि 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो स्कूल की ओर जा रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से वो स्कूल की ओर जा रहा है, तो डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिए, ठीक है। जैसे डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिए ये हो गया वेलोसिटी, डायरेक्शन को छोड़ दिए तो वो हो गया स्पीड। तो अगर डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वेक्टर, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्केलर, ठीक है। वैसे ही चलो अगला बात, वेलोसिटी के बाद अगला लेंगे हम लोग, वो लेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में त्वरण। त्वरण मतलब हुआ क्या? त्वरण डिफाइन ही होता है वेलोसिटी पर, कि वेलोसिटी के चेंज करने का रेट, किस रेट से वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो चूंकि वेलोसिटी खुद क्या थी? वेक्टर थी, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? ये भी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज दिमाग में बैठा के रखना, फॉर्मूला, एक नॉर्मल सा बात बैठा के रखना कि अगर मान लो किसी वेक्टर में कोई संख्या गुना कर रहे या कोई स्केलर को मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या होगा कि वेक्टर को
किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम स्केलर से, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा वेक्टर ही होगा। ठीक है, किसी वेक्टर को, अब देखो इसका अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि हम एग्जांपल लें। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लोगे, जैसे मान लो हम लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो यहां पर अप्लाई फॉर्मूला का, मास क्या है, स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहे हैं, अगर किसी स्केलर को वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा आंसर हमेशा वेक्टर होगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इधर से ये समझ सकते हैं, उधर से अगर समझना चाहे तो फोर्स, अगर हम बोले कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो क्वेश्चन उठेगा कहां लगाए। ठीक है, अगर हम जैसे पूछते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो क्वेश्चन उठेगा ना कि कहां लगाया फोर्स, किधर लगाया। जैसे कि एक टेबल है या जमीन है, ये जमीन के ऊपर एक बुक रखा हुआ है और यहां से ऊपर से हम डायरेक्शन देके 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो वस्तु होगा जमीन तोड़ के अंदर तो नहीं है घुसेगी। तो क्वेश्चन पूछा ना तुम कहां लगाया फोर्स, दिखा तो है ही नहीं, तो बताएंगे हम ऊपर से लगाए ना भाई, तो डायरेक्शन बता रहे हैं ना, डायरेक्शन चाहिए। तो यहां जो क्वेश्चन था, ठीक है, यहां जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें कौन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, कौन जो है स्केलर है। अभी देखिए हम लोग फोर्स में डायरेक्शन चाहिए, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी को हमने देखा, ये वेक्टर है, एक्सेलरेशन हमने देखा, ये वेक्टर है, प्रेशर दैट इज कॉल्ड प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज डिफाइंड एज प्रेशर। हमने क्या बोला तुमको कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर तुमको वेक्टर मिलेगा। यहां क्या हो रहा है, एरिया डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जब भी मिलता है वो स्केलर होता है। तो तुम्हारे पास 2 एग्जाम्पल इस तरह के रहेंगे, एक एग्जाम्पल प्रेशर है और एक एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, एग्जाम में यही 2 जनरली एग्जाम में आता है। क्यों आता है, कारण है इसका, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट, इसी के बारे में पूछा जाता है। कारण है, देखो प्रेशर में भी डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिक करंट में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है अब फिर भी वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में एक एक्सेप्शन क्या है कि वेक्टर का एक रूल और पढ़ते हैं हम लोग कि वेक्टर वो होगा जो वेक्टर के अलजेब्रिक फार्मूला को फॉलो करे। वेक्टर का अलजेब्रिक फार्मूला क्या होता है, जैसे तुम लोग बच्चा में पढ़े होगे, 2 + 3 = कितना होता है, 5 होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन जब वेक्टर में जोड़ेंगे कि वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3, तो जरूरी नहीं इसका आंसर 5 ही हो, इसका आंसर 1 से लेकर 5 तक कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है 1 हो जाए, हो सकता है 2 हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, हो सकता है 5 भी हो जाए। ये वेक्टर का अपना एडिशन रूल है। तो ये जो प्रेशर है और जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन वेक्टर के रूल्स को फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये स्केलर कहलाता है। इसीलिए तुमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको ये दिखेगा हमेशा, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब की पूछा कि कौन वेक्टर है। ठीक है, अब की पूछ रहा है कौन वेक्टर है, तो मोमेंटम, फॉर्मूला लिखो, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी बताए क्या बताए कि वेक्टर में अगर स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी क्या था, वेक्टर था, मास क्या था, स्केलर था, मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या होगा, हमेशा एक वेक्टर होगा। सो मोमेंटम क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो प्रेशर अभी जस्ट बताया तुमको, एनर्जी, वर्क, ये सारा जो है, ठीक है, ये सारा जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको पूछा गया था वेक्टर क्वांटिटी कौन है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। केवल आंसर मत रटना, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना। अगला क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब पूछ रहा है कि मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो कुछ नहीं है, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी दोनों का रेशियो v और v कट गया, क्या बचा, मास। आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है,
ये तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा वो बेचारा रोएगा, लेकिन कुछ फॉर्मूला तो याद रखना चाहिए। वेक्टर का, ये फोर्स का फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला, एनर्जी, प्रेशर, ये सब तो कॉमन फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बोले ना कुछ फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जैसे फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, एनर्जी या कर लो वर्क डन जो होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर की बात करें तो वर्क डन बटे टाइम यानी कि फोर्स बटे डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, एस बटे टी भी हो जाएगा यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। इस तरह से फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है एमपीपीएससी का 2017 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है। बोला एक बैट्समैन है हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने क्रिकेट खेला, बॉल को मारा, बॉल जो है ग्राउंड पे रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल जो है वो रुक जाता है, ठीक है। तो बताओ द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, बोलो बॉल जो था वो स्लो होकर फिर रुक गया, क्यों रुक गया। पहला ऑप्शन बोल रहा है बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बैट्समैन ज्यादा जोर से बॉल को मारा ही नहीं था इसीलिए। दूसरा वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जो वेलोसिटी होगा जितना फोर्स हम बॉल पर लगाए उसके प्रोपोर्शनल है, ऐसा आज तक कोई फॉर्मूला बना नहीं फिजिक्स में। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल ओपोजिंग द मोशन, ऐसा कोई फोर्स है जो बॉल पर लग रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट, ये बोल रहा है कि बॉल पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ही नहीं जिस कारण से बॉल आके रुक गया बाद में। ध्यान से समझो, ग्राउंड पर बॉल रोल करते हुए बढ़ रहा था, बढ़ते 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 रुक गया, तो रुकने का मतलब क्या हुआ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई वस्तु जिस स्टेट में होगा वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे, जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे। अगर कोई वस्तु, अगर हम टेबल पर एक बुक को रख दिए तो वो उसी टेबल पर रखा रहेगा जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं, जब तक कोई उसको पुश नहीं करेगा, जब तक कोई उसको लिफ्ट नहीं करेगा, तब तक वो वहीं रखा रहेगा, वो अपने से हिलेगा नहीं। वैसे ही अगर किसी ग्राउंड पे कोई साइकिल है जो रोल करते हुए बढ़ रही है तो वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। रोकता कौन है, अगर हम बॉल को ऐसे करके बॉल को लुढ़का दे तो रुकेगा क्यों रुकता है, क्योंकि जो सरफेस है वहां पर एक फोर्स काम करता है जो हमेशा स्पीड वेलोसिटी के उल्टा काम करता है। वो क्या होता है, वो होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के कारण वो फ्रिक्शन हमेशा, अगर ये बॉल इस तरफ मूव कर रहा है तो ये सरफेस एक फोर्स लगाएगा इस पर, इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमेशा उस बॉल के स्पीड को कम करता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब बॉल रुक जाएगा, यानी कि जब बैट्समैन ने बॉल को मारा तो बॉल रोल करते हुए आगे गया, लेकिन ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको रोकने की कोशिश किया और फाइनली वो रोक दिया। तो आपका क्या हो जाएगा, देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल ओपोजिंग द मोशन, एक फोर्स है जो बॉल पर लग रहा है जो उसको अपोज कर रहा है। बॉल फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइकिल एंड कार्स यूज्ड बॉल बेरिंग बिकॉज, साइकिल और कार में देखोगे ऐसे रहता है ना, और ये ऐसे है, यहां पर बॉल बेरिंग डाला रहता है, देखे होगे गुल्ली गुल्ली टाइप का रहता है कुछ, ठीक है। पूछता है ये क्यों लगाते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, यूपीएससी 2013, ठीक है। पूछा गया कि क्यों लगा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द एक्चुअल एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सेल इज इंक्रीज्ड। क्या ऐसा होता है, मतलब ऐसे है, देखो ये है और इसमें शाफ्ट लगा हुआ है और ये घूमेगा, तो बोल रहा है कि यहां पर हम लोग लगा रहे हैं वो बॉल्स बेरिंग, तो ये इसलिए लगाए ना कि इसका शाफ्ट का और इसका जो कांटेक्ट है वो बढ़ जाए, ऐसा हो रहा है उसको तो, और बीच में ही इसको तो कांटेक्ट होने ही नहीं दे रहे हैं हम। बॉल बेरिंग लगा के क्या कर रहे हैं कि ये शाफ्ट इससे सटे ही ना, तो ये उल्टा बोल रहा है कि आपका जो है ना एक्सेल वो इंक्रीज कर जाएगा ना, ये गलत है, ठीक है। इफेक्टिव एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इंक्रीज, फिर से वही बात, नहीं ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव एरिया ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस्ड, हाँ ये सही है।
क्यों रिड्यूस कर रहे हैं समझो, ये अगर इससे सटा रहेगा और ये घूमेगा तो क्या होगा, यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, यहां जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए हम यहां पर बॉल बेयरिंग लगाते हैं, यानी क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट को कम करना चाह रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज। देखो ये कॉन्सेप्ट किसका है, सेंट्रल फोर्स, मतलब क्या हुआ, सेंट्रल फोर्स, सर्कुलर फोर्स, सर्कुलर मोशन का ये क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में ध्यान देना दो तरह का फोर्स होगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल से समझो कि एक सर्किल में ये सेंटर हो गया सर्किल का, ठीक है। अगर इस सर्कल में कोई वस्तु ऐसे करके घूम रही है चारों ओर, तो रूल कहता है फिजिक्स का कि ऑलवेज एक फोर्स काम करेगा इस सेंटर से इस वस्तु पर, जो इस वस्तु को इस सेंटर की ओर लाने की कोशिश करेगा। मतलब क्या हुआ कि एक फोर्स ऐसा है जो फोर्स हमेशा काम करेगा इस वस्तु को इस सेंटर की ओर खींचेगा। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब यहां पे समस्या हो गई, समस्या क्या हो गई कि अगर एक फोर्स इसको हमेशा खींच रहा है सेंटर की ओर, तो गारंटेड जो वस्तु है वो गिर जाएगा सेंटर पे आके, ठीक है। तो इसको काउंटर करता है एक और फोर्स जो इस वस्तु को बाहर की, क्योंकि ये इसके स्पीड जो इसका एक्सेलरेशन है, उस एक्सेलरेशन का एक फोर्स और लगता है जो इस वस्तु पर बाहर की ओर लगता है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सिंपल से समझना बात कि अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो दो तरह का फोर्स काम करेगा, एक फोर्स उसको अंदर की ओर खींचेगा, एक फोर्स उसको बाहर की ओर खींचेगा, ठीक है। अब इतने तुमको समझना है फिजिक्स में, बाकी अपना दिमाग लगाओ। अब सीधा वॉशिंग मशीन में कौन सा फोर्स काम करेगा, तो वॉशिंग मशीन का मेन वर्किंग पे समझो क्या होता है, कपड़ा को डालते हैं और उसको गोल गोल घुमाता है, घुमा के क्या करना चाहता है कि जो कपड़े में गंदगी है वो बाहर की ओर निकलकर फेंका जाए, जो कपड़े में गंदगी है वो बाहर की ओर निकल जाए, यही ना हम चाहेंगे। तो बाहर की ओर अगर निकलना चाहें तो कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल किस पर काम कर रहा है, इसका सेंट्रीफ्यूगल पे काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। अगेन वही क्वेश्चन कि जब हम मक्खन निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे करके मत्ती है और वो गोल गोल घूमता है, तो जो मक्खन है वो बाहर की ओर फेंकाता जाता है, बाहर जो सतह है उस पर जाकर चिपकता चला जाता है। तो कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, ऑब्वियस बात है फिर से वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ सडनली डिसअपीयर विच आर द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज। मान लो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक से खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। पहला ऑप्शन, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम जीरो बट द मास विल रिमेन सेम। वेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा लेकिन मास उतना ही रहेगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, मास जो है वो जीरो हो जाएगा और वेट जो है उतने रहेगा, ठीक। अगला, बोथ द मास एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो, मास और वेट दोनों जीरो हो जाएगा। और लास्ट बोल रहा है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब देखो यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान, ठीक है, मास m मान लेते हैं, तो ये इसका ना इंटरनल प्रॉपर्टी, स्केलर फैक्टर भी समझा रहे थे कि मास को कोई लेना देना है नहीं, तुम किधर हो, तो मास जो है वो उतने रहेगा। और भार जो वेट है, W जो हम लोग वेट बोलते हैं, वेट का मतलब होता है कि इस मास को अर्थ अपनी ओर किस फोर्स से खींची, उस मास को अर्थ अपनी ओर किस फोर्स से खींची, तो उसका फॉर्मूला फोर्स क्या पढ़ते थे हम लोग, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन जो है ये आएगा अर्थ का, ये अर्थ का एक्सेलरेशन कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन यानी अर्थ ग्रेविटी, इसको हम लोग दिखाते हैं जी से। तो मास इनटू एक्सेलरेशन mg, ये कहलाता है वेट, ये कहलाता है वेट, ये m कहलाता है मास, ठीक है। अब अंतर समझो, क्वेश्चन क्या पूछा कि अगर अर्थ का ग्रेविटी जीरो हो जाए, अगर अर्थ का ग्रेविटी जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर ग्रेविटी जीरो हो गया तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि g ही जीरो हो गया,
ठीक है, लेकिन इस m को कोई फर्क पड़ेगा? m को कोई लेना देना नहीं है g से, m तो जो है सो वही रहेगा। फर्क किसको पड़ेगा? वेट को। फर्क किसको पड़ेगा? वेट को। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या था? वेट विल बी, ऑब्जेक्ट विल बी बिकम जीरो। वेट जो है वो जीरो हो जाएगा। हाँ सही बात है, वेट जीरो होगा क्योंकि ग्रेविटेशन जीरो हो गया। अब मास जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही। ठीक है, तो समझने का खेल है पूरा। क्वेश्चन पूछ रहा है एक मास है बॉडी, एक मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज 100 kg। एक वस्तु का वजन, मास जो है, वजन की बात नहीं कर रहे हैं, मास जो है, द्रव्यमान, वो दिया हुआ है 100 किलो। ठीक है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, जो अभी तुमको दिखाए mg वाला जी, वो अर्थ का दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज इतना, लेकिन अगर हम मून पे चले जाएं तो इस जी का वैल्यू मिलेगा जो अर्थ का है उसका 6ठा भाग। बहुत बढ़िया। देन द मास ऑफ द बॉडी ऑन मून, तो मास जो अभी यहां 100 किलो दिख रहा था, उस वस्तु को अगर चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका मास क्या होगा? देखो फंसाया, फंसाया कैसे? अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखे हम कि एक वस्तु था, m मास का, वेट लगा mg, हम बोले g को जीरो कर दो, तो वेट को क्या फर्क पड़ा? तो वेट मेरा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि वेट जो है वो डिपेंड कर रहा था किस पर? डिपेंड्स अपॉन g। लेकिन मास को कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था। क्वेश्चन वही फंसाया। क्या फंसाया? मास को क्या फर्क पड़ेगा अगर मास को हम लेके 100 kg का मास को हम चंद्रमा पर ले गए, तो चंद्रमा पे उसके वेट को फर्क पड़ेगा, मास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास जो होगा वो 100 का 100 kg ही रहेगा। अगर पूछता कि वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून कितना होगा, ऑन मून, तो क्या हो जाता? mg अब बटे 6, क्योंकि g बटे 6 था उसका। वेट को फर्क पड़ता, मास को कभी फर्क नहीं पड़ता है। आपका केवल ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल डाउन, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। बताओ। अब देखो, अभी जो बता रहे थे वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोले थे कि ये सेंटर है, यहां पे कोई वस्तु है, एक फोर्स लगेगा जो हमेशा उस वस्तु को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यही बात पूछ रहा है कि अगर एक सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है। यानी ये सैटेलाइट है, यहां पे सेंटर में मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, ये घूम रहा है भाई, चलो घूमने दो इसको। क्वेश्चन पूछता है कि देयर इज, वो अर्थ पर गिरता नहीं है। सही बात है, सैटेलाइट अर्थ पर गिरता तो नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? जबकि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जबकि अट्रैक्शन अर्थ जो है उसको अपनी ओर खींच रहा है, फिर भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है तुमको हम बताएं, क्योंकि इधर एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स लगने का मतलब क्या हुआ? वहां पर कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन आएगा। क्वेश्चन पूछता है डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस, गलत बात। कोई डिस्टेंस से मतलब डिस्टेंस जहां भी रहे एग्जिस्ट तो करेगा ही। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एन अट्रैक्शन ऑफ मून, मून कहां से आ गया? नहीं होगा। प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड टू इट्स स्टेडी मोशन, स्टेडी मोशन नहीं है। प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन टू इट्स मोशन, एक्सेलरेशन यहां पर है। हम क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। फोर्स मतलब क्या हुआ? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन तो होना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है क्योंकि सैटेलाइट को नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसलिए वो नहीं गिरता है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी सही। ठीक है, अगला देखो, सैटेलाइट इज कीप्ड मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। क्यों? अब की क्वेश्चन पूछा ऐसे कि ये है अर्थ, यहां सैटेलाइट है, ये घूम रहा है, अर्थ को छोड़कर भाग नहीं रहा है। क्यों? अभी बताए, बार बार बता रहे हैं, एक फोर्स काम करता है अंदर की ओर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका आंसर। क्वेश्चन कहां पूछा गया था? यूपीपीएससी मेंस 2013 में। चलो थैंक यू। ये साइंस के कुछ क्वेश्चन थे, इसके बाद ऑप्टिक्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग करंट देखेंगे और हम लोग का साइंस कंप्लीट होगा। होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। एंजॉय कीजिए, पढ़ लीजिए, लास्ट समय है, फाइनली सैटरडे को तो फाइनल एग्जाम होना ही है, तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। बोलेंगे तो अपने आप से बोलेंगे, रिजल्ट सब बता देगा। थैंक यू।